हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज मैं आप यहाँ से जो चर्चा करूंगा वो करूंगा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे। ठीक है। और ये ऐसे सवाल हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी परीक्षाओं में, चाहे आप यूजीसी नेट देने वाले हों, किसी स्टेट की पीजीटी देने वाले हों। तो आज यहाँ पे मैंने 25 एमसीक्यू लिया हुआ है। इन एमसीक्यू का, इन क्वेश्चंस का मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा। ध्यान से चीजों को आप सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इसका पहला सवाल मैं शुरू करता हूं और देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है जो आपको यहाँ पे समझना है। पहला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पे निर्यातों को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। इसमें एक कथन दे रखा है और एक कारक यानी कि तर्क भी है कि यह निर्यात को ज्यादा सस्ता कर देता है। ध्यान से चीजों को सुनिएगा। सामान्य तौर पे निर्यातों को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। जब आप अवमूल्यन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अवमूल्यन, तो अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन में चर्चा किसकी होती है? अवमूल्यन में जैसे किसी भी देश के द्वारा जब अवमूल्यन किया जाता है तो उस देश की अपनी मुद्रा जो है उसका बाह्य मूल्य देखा जाए तो क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से आप समझें कि हम अपने मुद्रा की वैल्यू को घटा रहे हैं। हम अपने मुद्रा की वैल्यू को घटा रहे हैं। ठीक है। रीजन क्या है? रीजन उसमें होता है मुख्य रूप से भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में जब असंतुलन की स्थिति आती है तो एक ये भी प्रमुख उपाय होता है कि अवमूल्यन कर दिया जाए। अवमूल्यन कर दिया जाए। अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप होगा क्या? अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो हमारी वस्तुएं रहेंगी, जब व्यापार की क्रिया यहाँ पे होगी तो जो हमारी वस्तुएं रहेंगी ये विदेशी मार्केट में सस्ते पे बिकेंगी, सस्ते पे उपलब्ध होंगी। ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे निर्यात बढ़ जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएंगे। और आप जानते हैं कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए भी दो बातों पे ध्यान दिया जाता है। एक ध्यान दिया जाता है कि निर्यात को बढ़ा दिया जाए और दूसरा आयात को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। निर्यात को बढ़ाने की बात की जाती है, आयात को कम करने की बात की जाती है। अवमूल्यन करने के फलस्वरूप असल में होता ही यही है कि यहाँ पे निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात जो है वो महंगे हो जाते हैं, इसलिए आयात क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आयात महंगे हुए, कम हुए, निर्यात सस्ते हुए, निर्यात बढ़ गए। तो क्या देखा गया कि अवमूल्यन किया जाता है, उसका एक ये भी रीजन होता है कि निर्यात को बढ़ाया जाएगा और अवमूल्यन करने के परिणाम स्वरूप निर्यात जो है वो ज्यादा सस्ता हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है अवमूल्यन, जहां से आपकी प्रत्येक परीक्षा में सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की पीजीटी की परीक्षा हो। तो अवमूल्यन को अच्छे से समझ के रखिएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत को किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हैबर्लर ने यहाँ पे अवसर लागत सिद्धांत को दिया था। ठीक है ना? तो इसमें ऐसी कोई चर्चा करनी है नहीं। आगे बढ़ेंगे। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था जी कैसल यानी कि गुस्ताव कैसल। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा जो है वो किस कारण से हो रहा है? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या वजह है जिससे भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा देखने को मिल रहा है। चलिए समझते हैं कि कौन सी वजह है जिससे घाटा जो है समस्या बनता जा रहा है। पहला इसमें है आयातों में निरंतर वृद्धि। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे आयात बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं
और इसमें जो बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा जैसे कि पेट्रोलियम का हो गया। पेट्रोलियम का अधिक मतलब पेट्रोलियम का जो आयात है ये हमारे भुगतान संतुलन के लिए बहुत ही समस्या पैदा करता है। तो आयातों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। पेट्रोलियम के अलावा स्वर्ण आभूषण जो होते हैं, स्वर्ण आभूषण, इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि आयातों में निरंतर वृद्धि से भुगतान संतुलन में जो घाटा है वो बना हुआ है या बढ़ रहा है। दूसरी चीज, निर्यात में धीमी वृद्धि। हमारे देश में आज भी उतनी उच्च क्वालिटी की वस्तुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है जिनका कि निर्यात किया जा सके या जिनका अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सके। निर्यात तो किया जाता है, लेकिन निर्यात एक होता है ना, निर्यात करना और निर्यात बहुत ज्यादा करना। तो जो निर्यात बहुत ज्यादा करना है उस तरीके की वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं बन पा रही हैं। मतलब हमारे निर्यात जो है वो कम है और हमारे आयात जो है वो क्या है, ज्यादा है। आयात ज्यादा होते हैं निर्यातों से तो क्या होता है, भुगतान संतुलन में घाटा देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आयात में निरंतर वृद्धि होती है, इस वजह से भी घाटा हो जाता है, और निर्यात में जो वृद्धि हो रही है वो धीमी गति से हो रही है, इस वजह से भी घाटा होता है। नेक्स्ट है विनिमय दर की अस्थिरता। हमारे यहाँ विनिमय दर भी अस्थिर रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें तीन के तीनों ही ऐसे कारण हैं जो हमारे देश यानी भारत के भुगतान संतुलन में निरंतर घाटे के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे आपसे पूछ रहा अवसर लागत वक्र के बारे में। अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया? हैवर्लर ने दिया। किसने दिया? हैवर्लर। तो यहाँ पे हैवर्लर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें यहाँ पे आपसे एक मान्यता पूछ रहा है। अब देखिए, उत्पादन का एकमात्र कारक श्रम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हैवर्लर का भी मॉडल 2x2x2 का है। यानी कि उत्पादन के दो, देखिए दो देश उत्पादन, दो देश दो वस्तु और उत्पादन के दो साधन, तो ये तो गलत हो जाएगा। वस्तु की कीमत अथवा लागत का अनुमान उसकी श्रम मात्रा से लगाया जाता है। देखिए, वस्तु की कीमत या लागत का अनुमान उसकी श्रम मात्रा से लगाने का जो कार्य किया था वो एडम स्मिथ ने किया था, वो डेविड रिकार्डो ने किया था। स्मिथ ने किया था, साथ ही साथ रिकार्डो ने किया था, लेकिन हैवर्लर इसकी बात नहीं करते हैं। तो यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये तो होगा ही नहीं। फाइनली यहाँ पे जो इनके इस क्वेश्चन में सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा श्रम समरूप होता है। तो हैवर्लर के अवसर लागत वक्र की मान्यता में सही जवाब क्या हो जाएगा कि श्रम क्या होता है, होमोजीनस होता है, यानी कि समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेजिंग, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये जो हेजिंग है ये संकेत करता है विदेशी विनिमय विवाचन। ठीक है, यानी विदेशी विनिमय के जोखिम है, सॉरी ये नहीं गलत बोला, विदेशी विनिमय जोखिम को आवृत्त करने का, जो विदेशी विनिमय जोखिम है उनको दूर करने का। ठीक है, विदेशी विनिमय जोखिमों को दूर करने का कार्य कौन करता है? हेजिंग करता है। डी नहीं होगा, यहाँ पे बी सही जवाब होगा। विदेशी विनिमय जोखिम जो होता है उससे दूर करता है कौन? हेजिंग, यानी विदेशी विनिमय जोखिमों को कम करता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? हेजिंग। हेजिंग हो गया, आर्बिट्रेज हो गया, सट्टा हो गया, ये सब भी आपको पढ़ के रखना चाहिए क्योंकि यहां से भी आपकी परीक्षाओं में सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए कि अगला सवाल क्या है जो आपको जानना और समझना चाहिए। तो अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप WTO से रिलेटेड मान सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, भौगोलिक संकेत है, यानी कि GI। GI टैग आपने सुना ही होगा, GI टैग के बारे में। आजकल हमारे इंडिया में भी GI टैग बहुत ज्यादा फेमस है। आप देखेंगे कहीं कड़कनाथ मुर्गे को मिल रहा है, कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा ठीक है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा काला नमक चावल के बारे में, काला नमक चावल। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का एक सिद्धार्थनगर नामक जिला है, तो उसको इसका GI टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा जो है छत्तीसगढ़ को मिला है। आपने रसगुल्ला के बारे में भी सुना होगा जिसकी काफी टाइम तक लड़ाई चली थी उड़ीसा व बंगाल को लेकर के, उड़ीसा व वेस्ट बंगाल को लेकर के रसगुल्ले की लड़ाई चली थी कि रसगुल्ला का
जीआई टैग किसको मिलना चाहिए? तो भौगोलिक संकेतक हमारे यहाँ काफी जो है फेमस है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें बात करें अगर हम लोग सबसे पहले पेटेंट की। पेटेंट कब मिलता है? पेटेंट मिलता है किसी आविष्कार को लेकर के। तो ऑप्शन जो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। कॉपीराइट की अगर बात करें तो कॉपीराइट आपको कई क्षेत्र में मिलता है, जैसे कि कोई साहित्य है, लिटरेचर से रिलेटेड कॉपीराइट हो सकता है, कोई वीडियो से रिलेटेड हो सकता है, किसी चित्र से रिलेटेड हो सकता है, किसी पेंटिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो कॉपीराइट जो है किसमें आ जाएगा? बी का हो जाएगा 4। इसी प्रकार से जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क ब्रांड वैल्यू से रिलेटेड होता है। ट्रेडमार्क किससे रिलेटेड होता है? ब्रांड वैल्यू से। और जो जीआई है यानी कि भौगोलिक संकेतक है, ये स्कॉच व्हिस्की तो स्कॉच नामक एक स्थान है, वहां की व्हिस्की को जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का 2 और साथ ही साथ कॉपीराइट किसको मिलता है? यानी कि बी का 4। ए का 2 बी का 4। तो ए का 2 बी का 4। उसके बाद जो ट्रेडमार्क है यानी कि सी का 1। तो ऐसे में ये ऑप्शन सी जो है ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे सवाल ध्यान रखिए, याद रखिए, कब आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएं, इसलिए ऐसे सवाल आपको अपने माइंड में हमेशा रखने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल फैक्ट है कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिपादन किया? हेवरलर का अवसर लागत सिद्धांत। तो ये ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है श्रम मूल्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? देखो एडम स्मिथ ने तो शुरुआत ही श्रम मूल्य सिद्धांत के साथ की थी और डेविड रिकार्डो ने भी एडम स्मिथ को फॉलो किया था श्रम मूल्य सिद्धांत से या इससे संबंधित। बाकी रेगनर नक्स, मिरडाल, सोलो, फाइरेनिस ये सारे लोग इसमें नहीं है। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत। ठीक है ना? ये किसका सिद्धांत है? ये किसका सिद्धांत है? ये है आपका हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। तो एक तो ए वाला सही हो जाएगा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्लासिक ये तो है ही नहीं। परस्पर मार्ग सिद्धांत आप जानते हैं जेएस मिल का है, ये भी नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारक अनुपात सिद्धांत ये भी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी कहां पे है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट में क्या करना है? जो ट्रेड की थ्योरी है ये आपको मैच करना है। तो अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया? हेवरलर ने दिया, यानी कि डी का 1 हो जाएगा, डी का 1। निरपेक्ष लागत लाभ तुलनात्मक, देखो निरपेक्ष किसने दिया? एडम स्मिथ ने, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत किसने दिया? ये दिया आपका रिकार्डो ने, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक बचता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हेक्सर-ओलिन, यानी कि ये आपका सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो D1A3 चलिए ए का 3 यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये है स्थिर विनिमय दर व्यवस्था के मामले में भुगतान संतुलन किसके जरिए होता है? तो इस व्यवस्था में यानी विनिमय दर की जो ये व्यवस्था होती है स्थिर विनिमय दर वाली, ऐसे में भुगतान संतुलन देखो कीमत स्तर परिवर्तन के द्वारा बिल्कुल नहीं होता है, ब्याज की दर में परिवर्तन के द्वारा भी नहीं होता है, ये होता है विनिमय दर में परिवर्तन के माध्यम से। ठीक है ना? यहाँ पे भुगतान संतुलन कैसे होगा? यहाँ पे भुगतान संतुलन जो होगा वो होगा विनिमय दर में परिवर्तन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजिर इस्पात विदेशी मुद्रा विनिमय किससे संबंधित है? हाजिर बोले या स्पॉट बोले, तो स्पॉट ही समझिए आप। तो स्पॉट आपने कभी कभी सुना होगा ना, ऑन द स्पॉट, मतलब बिल्कुल तत्काल, ऐसी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें बात की जाती है कि 2 व्यवसाय दिनों के अंदर डिलीवरी के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद करना या बिक्री करना। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे खरीद और बिक्री दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फेवर्ड नेशन धारा के संबंध में सही कथन आपको यहाँ पे बताना है।
मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है, ये संविदा करने वाले दलों को विशेष सुविधा की गारंटी देता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। इसमें एक तो आप देख रहे होंगे मार्शल लर्नर शर्त जो होती है वो लोच प्रत्यागम होती है, लोच के दृष्टिकोण से संबंधित होती है। जैकब वाइनर ने जो बात किया था वो व्यापार सृजन और व्यापार विषयांतर प्रभाव की बात किया था। तो आपने देखा कि बी का हो जाएगा 3, बी का 3, डी का आपको मिल गया 1, डी का 1। हैमिल्टन और लिस्ट, ठीक है, ये रिलेटेड किससे हैं, ये रिलेटेड है भारतीय उद्योग से, यानी कि ए का यहाँ पे 2। अब एक बचते हैं एजवर्थ, एजवर्थ किससे हो जाएंगे फिर, दरिद्रता जनीय समृद्धि से, यानी कि C4। आ जाइए A2, A2 तो देखो दोनों में है यहाँ पे। उसके बाद B3, B3 भी दोनों में है। C का 4, सी का 4 यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है संचालित तैरती विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रों के मौद्रिक प्राधिकारी विदेशी विनिमय बाजार में किस लिए हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है मौद्रिक प्राधिकारी के हस्तक्षेप से। मौद्रिक प्राधिकारी जो है उसके हस्तक्षेप से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा है कि कब यह हस्तक्षेप करेगा। देखो विनिमय दरों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव घटाने के लिए अल्पकालिक उतार चढ़ाव में यह हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अल्पकाल में क्या होगा, अल्पकाल में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आगे चल के हो सकता है ये उतार चढ़ाव अपने आप ठीक हो जाए। दूसरी चीज, विनिमय दरों में दीर्घकालीन उतार चढ़ाव को घटाने के लिए, ये इसका सही जवाब होगा। मौद्रिक प्राधिकारी तभी हस्तक्षेप करेगा जब विनिमय दर में दीर्घकालिक उतार चढ़ाव आ जाए, तो उनको जो है घटाने के लिए, उनको कम करने के लिए ये क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श करेंसी क्षेत्र के साथ संबंधित है। ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ठीक है, अनुकूलतम और क्या बोलेंगे, अनुकूलतम मुद्रा क्षेत्र, अनुकूलतम मौद्रिक क्षेत्र। तो ये है आपकी ऑप्टिमम करेंसी एरिया। देखो एकल करेंसी के लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र, सही बात है। अच्छा ये इष्टतम मुद्रा क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र। कई करेंसियों के लिए जिनकी विनिमय दरें तुलनात्मक रूप से कीलित कर दी गई हैं, इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र, ये भी सही बात है। एकल करेंसी या कीलित करेंसियों या अन्य करेंसियों की तुलना में संयुक्त रूप से बदलती रहती हैं या घटती बढ़ती हैं, सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। भुगतान संतुलन में घाटा राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति के आधिक्य के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी सही हो सकता है। भुगतान संतुलन अतिरेक मुद्रा की अतिरिक्त मांग से होता है, सही बात है। भुगतान संतुलन में असंतुलन दीर्घकाल में स्वतः ही ठीक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है अन्य बातों के समान रहते हुए मुद्रा के अवमूल्यन होने से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है अवमूल्यन करने वाले देश में निर्यात की कुल मात्रा में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। और आयात की कुल मात्रा में कमी होगी, ये भी सही बात है। निर्यात आयात दोनों की कुल मात्रा में वृद्धि होगी, गलत है, क्योंकि आयात की मात्रा में कमी होती है। निर्यात आयात दोनों की कुल मात्रा में कमी होगी, ये भी गलत है, क्योंकि निर्यात में क्या होती है, वृद्धि होती है। कुल निर्यात की मात्रा में कमी होगी और कुल आयात की मात्रा में वृद्धि होगी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई देश अवमूल्यन करता है अपनी मुद्रा का, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप उसके जो निर्यात होते हैं, निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात क्या हो जाता है, आयात कम हो जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निर्यात यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे और आयात क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ऐसा किस लिए किया जाता है, ऐसा अक्सर किया जाता है जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके असंतुलन को दूर करने के लिए अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो भुगतान संतुलन है वो जो उसकी असंतुलन वाली अवस्था होती है उससे काफी हद तक जो है
उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, यानी भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट का काम है और इतने में आप जो है आप देखेंगे, आप देखिएगा कि आपका क्या स्कोर है। ईमानदारी से आप भी देखिएगा कि इसमें आपको कितने सवाल आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्तमान काल में विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स यानी कि एसडीआर का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखो, सोने के कीमत के द्वारा? नो। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर मूल्य के द्वारा भी नहीं होता है। एसडीआर जो होता है चयनित परिवर्तनीय मुद्रा समूह के औसत मूल्य से निर्धारित होता है। इसमें 5 करेंसी शामिल होती हैं, यानी कि 5 देशों की मुद्रा शामिल होती हैं और उसी से एसडीआर का मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व के देशों में अंतः क्षेत्रीय व्यापार का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? अंतः क्षेत्रीय व्यापार। ठीक है, तो जो अंतः क्षेत्रीय व्यापार है ये किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? ये व्यक्त किया जाएगा हेक्सर-ओल्न सिद्धांत के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपसे पूछ रहा है व्यापार की जो शर्तें होती हैं उसमें से एक होती है व्यापार की आय शर्त। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्यापार की आय शर्त का फार्मूला। व्यापार की आय शर्त का फार्मूला होता है Px/Pm × Qx। इसको प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री जो थे वो थे डोरेंस, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेक्सर-ओल्न सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो सापेक्ष वस्तुओं की कीमत और व्यापार में जो अंतर होता है वही अंतर व्यापार करने वाले राष्ट्रों के बीच होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सही क्या होगा? तो इसमें से जो सही होगा वो हो जाएगा साधनों की प्राप्ति, क्योंकि इनके सिद्धांत में बात ही किसकी की जाती है? साधनों की बात की जाती है। ठीक है ना, साधन कारक की बात की जाती है। नेक्स्ट है बाजार में करेंसी की खरीद और साथ ही साथ दूसरे बाजार में उसकी बिक्री करना क्या कहलाता है? आपने आर्बिट्रेज का नाम सुना होगा। आर्बिट्रेज, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्बिट्रेज यानी कि विवाचन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि करेंसी की खरीद और दूसरे बाजार में उसकी बिक्री ये एक साथ होते हैं, मतलब इसमें एक बिचौलिए वाली भूमिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस डब्ल्यूटीओ समझौते के अंतर्गत शामिल हैं? ये गेट्स के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा किया इंटरनेशनल ट्रेड के 25 एमसीक्यू। अब आप देखिएगा कि इन 25 में आपके कितने सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे, पीजीटी से थोड़ा सा ऊपर थे कुछ सवाल, और ये क्वेश्चन यूजीसी लेवल के आप कह सकते हैं कि यूजीसी लेवल के थे। कुछ इसमें ऐसे हैं जो पीजीटी में भी आपसे पूछे गए हैं। तो आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी और भी आपके जैसे कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो प्रत्येक यूनिट से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से भी वीडियोस को देख करके आप बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी बातें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ।